नमस्कार। मैं आज आपको बीए पार्ट 2 का केंद्र राज्य संबंध का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको पढ़ाया था और इसमें बताया था कि संघ राज्य संबंध में जो केंद्र राज्य की विधायी संबंध है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और संविधान में उनके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि संविधान के आधार पर संघ और राज्यों के संबंध को 3 भागों में बांटा गया है और पहला था केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध, जो मैंने कल आपके से चर्चा करी थी और आज उसमें आपको समझाने की चेष्टा करी थी। उम्मीद है आपने उसको दोबारा पढ़ के और आज आप दूसरे भाग के लिए तैयार होंगे। तो आज हम जो दूसरा भाग है वो है भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। इसके जो दूसरे भाग में है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे कठिन समस्या संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना होता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की ताकि प्रशासनिक क्षेत्रों में संघ और राज्य, यहाँ पे संघ का जो अर्थ है वो केंद्र सरकार से लिया गया है और राज्य जैसा कि आपको पता ही है, इनके मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया वो था प्रशासनिक संबंध संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में। ये जो संवैधानिक है इसका यहाँ पे ये अर्थ है कि संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है, कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को दर्शाया गया है। तो इसमें भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है और संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की जो प्रशासनिक शक्ति है उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। प्रशासनिक संबंध, प्रशासन से संबंधित जो कहा गया है प्रशासन के लिए उसे बोलते हैं प्रशासनिक संबंधी शक्तियाँ। इसमें दुर्गादास बसु ने बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या अपने शब्दों के माध्यम से की है। उन्होंने कहा है, यदि संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच अधिक से अधिक सहयोग और समन्वय पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान निर्माता इस बात से तथ्य से भी परिचित थे और इसलिए प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात को ध्यान में रखा गया कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर केंद्र या संघ का नियंत्रण बना रहे। भारत में संघ और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उसमें 2 वर्गों में विभाजित किया है। इसका जो पहला वर्ग है वो है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। राज्यों के संदर्भ में संघीय नियंत्रण के उपाय। और दूसरा बताया है राज्यों में परस्पर सौजन्य स्थापित करने के उपाय। ये इसका दूसरा पॉइंट था। अब हम इसका पहला जो पॉइंट है उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो पहला है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय। संकट काल में जो केंद्र सरकार का राज्य सरकार के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। साधारण काल में यदि भी राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त है फिर भी जो केंद्रीय सरकार है उन्हें नियंत्रित करती है। नियंत्रण के जो निम्नलिखित हैं उसके ये उपाय उन्होंने अपनाया है। किसने? केंद्रीय सरकार ने। वह राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इसमें संविधान के जो अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल हैं 256 और 257 की चर्चा की गई है और 256 और 57 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। यानी 256 और 257 इन दोनों की इस उपबंध में चर्चा की गई है। अब जो ख पॉइंट आता है वो ये है कि राज्य सरकारों को संघीय कृत्य या कार्य सौंपना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार कौन कौन से काम सौंप सकती है। इसमें 258 अनुच्छेद की बात की गई है। 258 अनुच्छेद ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारे यहाँ पे जिसको हमें
याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत संघ राज्यों की अपने कुछ विशेष प्रशासनिक कार्यों को हस्तांतरित कर सकता है और राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य सौंप सकता है। यानी संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कार्य सौंपे जाने पर इन कार्यों को संपन्न करने में जो खर्च होगा उसको संघीय या केंद्र सरकार खर्चा वहन करेगी। फिर नेक्स्ट आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में संविधान संघ और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब इसमें एक नेक्स्ट जो बात की गई है वो सहायता अनुदान की भी की गई है। इसमें अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता और अनुदान भी दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें भी लगा सकती है, ये भी स्पष्ट तौर पे कहा गया है। फिर नेक्स्ट आता है कि केंद्र राज्य मतभेदों के निवारण की विधियां या कानून। अब यद्यपि राज्यों की पृथक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तब भी संविधान में निम्न विषयों पर राज्यों के पारस्परिक सहयोग पर बल दिया गया है। पहला है अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था करना। ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी व्यवस्था करने में अनुच्छेद 263 की बात की गई है और इसमें राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकेगी और इस परिषद का जो प्रमुख कार्य है या फंक्शंस है वो है राज्यों के मध्य जो विवाद है उसका परीक्षण करना, उनको परामर्श देना और उनका निपटारा करना। ये इसके मुख्य बिंदु आते हैं। फिर है संघीय क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना। ये भी बड़ा प्रमुख है। इसमें स्पष्ट कहा गया है अनुच्छेद 261 के अनुसार कि भारत के राज्य क्षेत्र में संघ की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों की पूरी मान्यता दी जाएगी। इनकी प्राथमिकता सिद्ध करने की रीति और शर्तें और उनके प्रभाव का निर्धारण संसद द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार ही होगा। फिर आता है इसमें क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण करना। ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसमें व्यवहार में संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया है। ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य आदि से संबंधित है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद जिसमें सभी क्षेत्र के सभी कुछ राज्य संघ और एक या अधिक से अधिक राज्य रुचि रखते हैं। अब इस प्रकार से जो हमारा भाग द्वितीय था उसमें मूलभूत से भारतीय संघ में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों को दर्शाया गया था। अब इसमें हमने इसमें प्रथम भाग पढ़ लिया, द्वितीय भाग कर लिया यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन कर लिया। अब इसका जो तीसरा पार्ट है उसका हम आगे अध्ययन करेंगे।